व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मनी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बार्टर एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है मनी। दो ही चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, एक मनी और एक बैंकिंग। तो 3 से 4 वीडियोस में यूनिट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और आपने बहुत पहले से सुना हुआ है। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा पोजिशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। यानी बहुत पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था या कोई और मीडियम नहीं हुआ करता था तो गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करा जाता था। जैसे कि सपोज मिस्टर ए के पास व्हीट है और इन्हें राइस चाहिए, और मिस्टर बी के पास राइस है, इन्हें व्हीट चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज कर लेते थे। तो एक ऐसा एक्सचेंज जहां पे गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, उसको हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। अब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे बार्टर सिस्टम चलेगा, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बार्टर इकोनॉमी बोलेंगे। तो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज अ बार्टर इकोनॉमी। इसका एक और नाम भी होता है सीसी इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज दिस सी? सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। सी का मतलब कमोडिटी, यानी जहां पे कमोडिटी के बदले में कमोडिटी मिलती है उसको हम लोग एक सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये तो दो छोटे छोटी चीजें हो गई, बार्टर एक्सचेंज और बार्टर इकोनॉमी। अब ये बार्टर एक्सचेंज जब चल ही रहा था तो इसको खत्म क्यों कर दिया गया? क्या कारण रहा कि बार्टर सिस्टम आज हमें देखने को नहीं मिलता? उसके 4 बेसिक रीजंस हैं जो हमें बताए गए हैं, जिसको यहां बताया गया है एज लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज के क्या लिमिटेशंस है? नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? लाइक सपोज ए को राइस चाहिए और बी को व्हीट चाहिए। अब यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिखा था, यहां पे हमने एग्जांपल लिखा था कि दोनों का जो एक दूसरे की नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि सपोज बी के पास राइस नहीं है, बी के पास शूज है, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि ए को चाहिए राइस, लेकिन बी के पास राइस नहीं है, बी के पास शूज हैं। लेकिन बी को व्हीट चाहिए और व्हीट ए के पास है। तो यहां पे बी की तो नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन ए की नीड्स पूरी नहीं हो रही। यानी कि एक के इंसान को जो चाहिए वो दूसरे के पास है, लेकिन उसके बदले में जो ए को चाहिए वो बी के पास अवेलेबल नहीं है। और ऐसा होता भी है कि हर बार दो सेम लोगों की नीड्स एक जैसी होना पॉसिबल नहीं है। तो ये डबल कोइंसिडेंस हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, वो यही था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कैसे हो सकता है? जैसे आप समझो कि सपोज इन दोनों के पास जो भी है वो सिमिलर है। सपोज ए को गोल्ड चाहिए, उसके बदले में बी को व्हीट चाहिए। अब है तो अब ए 1 kg व्हीट दे रहा है, तो क्या उसको उसके बदले में 1 kg गोल्ड मिलेगा? दोनों की वैल्यू बहुत अलग अलग हो सकती है। तो इस केस में लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी हम मेजर नहीं कर सकते, उनको कॉमन नहीं ले सकते, बहुत डिफरेंस आ जाता है इस तरीके से। या फिर सपोज मिल्क है, तो अब मिल्क में आप खुद एज्यूम करो 1 kg व्हीट के बदले में 1 kg मिल्क दे पाना भी पॉसिबल नहीं है, उसका एक अलग यूनिट होता है। तो उस कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी बार्टर सिस्टम में नहीं था। इसके बाद लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग आज सपोज मनी है तो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। आप लोग गुड्स को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग नेचर की होती हैं। कुछ पेरिशेबल होती हैं, चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। कि आपने सपोज फ्रूट्स लिए, आपने टोमेटो स्टोर कर लिए, तो जब आप टोमेटो को 6 महीने बाद निकालोगे तो वो टोमेटो नहीं, टोमेटो केचप निकलने वाला है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि कमोडिटीज गुड स्टोर नहीं हो सकते, पैसा स्टोर हो सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशन होता था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा और लास्ट लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब डेफर्ड वर्ड जहां आ जाता है यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स मनी में हो जाता है कि सपोज मैंने बोरो करा, किसी से लोन लिया,
और मैंने प्रॉमिस करा कि मैं आफ्टर 2 इयर्स उसको वापस कर दूंगा। अब सपोज आप कोई एप्पल लेते हो 2 इयर्स के लिए, तो आफ्टर 2 इयर्स क्या वो एप्पल पे बैक कर पाओगे सेम? बिल्कुल सेम एप्पल पे बैक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये 4th लिमिटेशन हो जाता था। 4 लिमिटेशंस बार्टर के याद रखने हैं आपने। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जल्दी से नोट्स बनाओ, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मीनिंग ऑफ मनी। मनी क्या होता है? मनी लाया क्यों गया था? मनी सिंपल सी बात है, इसलिए आया था कि जितनी भी लिमिटेशंस हमारे बार्टर सिस्टम में थी वो सभी लिमिटेशंस खत्म हो जाए। मनी है क्या? मनी इज एनीथिंग। मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको जनरली एक्सेप्ट करा जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हर चीज हम मनी के बदले में बदलते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की वैल्यू उसकी टर्म्स में निकाली जा सके। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको स्टोर भी करा जा सके। एंड विच एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो मनी कुछ भी हो सकता है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखा जाए तो वही 4 चीजें जो बार्टर की ड्रॉबैक थी वो मनी ने दूर करी, वही मनी की डेफिनेशन में आ गया। अब इसी तरीके से मनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये वाला चीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूं, एज वेल एज आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कुछ लेटेस्ट सिलेबस में चेंजेस आएंगे तो मैं बता दूंगा। राइट नाउ आपको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ वैसे ही समझ लो। फंक्शंस, कौन से फंक्शंस हैं जो मनी परफॉर्म करता है? 2 फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में स्टार्टिंग वाले 2 फंक्शंस, पहला कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी को बदला जा सकता है किसी भी कमोडिटी के बदले में। मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की वैल्यू हम मनी की टर्म्स में लगा सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मिल्क हो, गोल्ड हो, फर्नीचर हो, कुछ भी। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि फ्यूचरिस्टिक के लिए भी, कि सपोज आपने कोई लोन लिया है तो आप उसको फ्यूचर में पे बैक कर सकते हो, आप EMIs पे काम कर सकते हो। तो ये सब पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मनी। ये सब मनी के सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाता है और प्राइमरी फंक्शंस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी का डेफिनेशन और मनी के फंक्शंस नोट डाउन करो और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। लास्ट कॉन्सेप्ट, चैप्टर हमारा खत्म, लास्ट कॉन्सेप्ट इतना, ये नोट डाउन करो आप। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है 1 मार्क के लिए। एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जाएगा ये आपसे। तो मनी सप्लाई होता क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी कितना पैसा हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना वॉल्यूम ऑफ मनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। अब इट इज अ डैश कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताओ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या ये फ्लो कॉन्सेप्ट है? जल्दी से 2-4 सेकंड लो, दिमाग लगाओ और बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है? It refers to total volume of money held by public at a particular point of time। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है, बिल्कुल सही, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट ही वो कॉन्सेप्ट होता है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। इसके बाद इसके क्या क्या मेजर्स आए, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये आपको लर्न करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेजर में क्या क्या आता है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 4 मेजर्स हैं और इनके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। M1 में क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास कितना करेंसी और कॉइन्स है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ CB यानी कमर्शियल बैंक्स, की जनता ने जितने भी पैसा कमर्शियल बैंक्स में रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो चेक के थ्रू हम लोग कभी भी पे कर सकते हैं। और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स में कुछ गवर्नमेंट का पैसा होता है RBI के पास, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा होता है और कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा होता है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, कुछ ना कुछ पैसा स्टोर करा जाता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये इसमें आ जाता है। उसके बाद M2 में क्या आएगा? M2 में M1 यानी ये सब प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये एक नया कंपोनेंट हमने इसमें ऐड करना है। ये हमने इसमें क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसके अंदर चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो ये बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको यहां रखा गया। इसके बाद M3 में क्या आएगा? M1 ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है आपके फिक्स डिपॉजिट्स, यानी कि ऐसे डिपॉजिट जो फिक्स टाइम के लिए रखे जाते हैं, वो सब M3 में आ जाएंगे M1 के साथ ऐड करके, यानी कि ये इससे भी कम लिक्विड होगा। और एट लास्ट हमारे पास आता है M3 ये वाला कंपोनेंट प्लस
टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, टोटल जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के पास वो सब इसमें जोड़ दो, वो M4 का पार्ट बन जाता है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ कंपोनेंट्स लर्न करने हैं। इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग कॉन्सेप्ट, M1 में क्या, M2 में क्या, M3 में क्या और M4 में क्या। तो होपफुली आपको मनी पूरा समझ में आ गया होगा, आप इजीली अपनी बुक से इसको पढ़ पाओगे। इसमें यही सब है, मनी पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर अप कर दिया। इस वीडियो को ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छे से नोट्स बना लो और डिस्कस कर लेते हैं बैंकिंग, जो कि इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है। बैंकिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ कमर्शियल बैंक। इस चैप्टर में आपको मेनली 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स फंक्शंस, दूसरा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस और तीसरा मनी मल्टीप्लायर। तो तीनों ही टॉपिक्स में 3 अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है या आज का जो पूरा का पूरा टाइम रहने वाला है वो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे लगाने वाले हैं, तो ध्यान से समझना और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन से फंक्शंस? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आप समझते हो, आप जब बैंक्स में जाते हो तो क्या वो आपका पैसा एक्सेप्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। लेंडिंग फंड्स, लेंडिंग फंड्स का मतलब हमें लोन्स देना, इसको हम एडवांसिंग लोन्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेंडिंग फंड्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा इनका मकसद होता है इन्वेस्टमेंट्स करना, यानी कि जो पैसा आपने डिपॉजिट कराया बैंक में वो बैंक अपने पास नहीं रखता है, उसको या तो लोन की फॉर्म में दे देता है और या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कर देता है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, मकसद क्या होता है? द मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट्स। बैंक्स का आपको ध्यान रखना, 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेन एम क्या है कमर्शियल बैंक का? टू अर्न प्रॉफिट्स। तो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, सिंपल डेफिनेशन है। इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग फंड्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के? तो देयर आर 2 फंक्शंस, जैसे कि मैंने आपको मनी के फंक्शंस पढ़ाए थे उसी तरीके से इसमें भी फंक्शंस, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्राइमरी होते हैं और दूसरे होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, दूसरा एडवांसिंग लोन्स, लोन्स प्रोवाइड करना, और सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इन सभी को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब समझते हैं हम लोग फंक्शंस। कौन से फंक्शन समझ रहे हैं हम लोग? प्राइमरी फंक्शन समझ रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के, और प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको 2 बताए थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो जो सबसे पहले हमें समझना है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो मेन फंक्शन किसी भी कमर्शियल बैंक का होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, यानी हम लोग, आप लोग बैंक्स में जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब वो डिपॉजिट्स कितने तरीके की हो सकती है वो यहां से मेन क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में नहीं लिख के आएंगे, आप इसको पॉइंट्स में लिख के आएंगे। मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है, आप बुक से पढ़ेंगे थोड़ा इसको और एक्सटेंड करके अच्छा आंसर बना के लिख के आएंगे। तो देखते हैं क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट वेरियस काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स। बहुत सारे तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, मेनली कौन कौन से? डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स। इसके अंदर रेकरिंग डिपॉजिट्स भी होते हैं और कुछ और डिपॉजिट्स भी होते हैं, बट अभी हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन 3 डिपॉजिट्स को ही पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? डिमांड, फिक्स्ड एंड सेविंग। सबसे पहले मैं समझता हूं डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब ये वो डिपॉजिट्स हैं आप अपनी इच्छा से जब चाहो इसको विड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये मेनली कौन करता है? बिजनेस फर्म्स करती हैं, बिजनेसमैन्स करते हैं, और आम भाषा में इनको हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो जो भी करंट अकाउंट होता है उसके अंदर इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। उसके बाद बिजनेस फर्म्स करती हैं, चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी इसमें आपको चेकबुक मिलती है, आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी करंट अकाउंट में आप जितनी बार चाहो डिपॉजिट करो, जितनी बार चाहो विड्रॉ करो, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं डिमांड डिपॉजिट्स में। मूविंग फॉरवर्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो डिपॉजिट होते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, विच आर डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। समय सीमा फिक्स्ड होती है, 10 साल, 20 साल, 15 साल। एफडी जनरली लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए कराते हैं, तो एफडी आपको ध्यान रखनी है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती है इसके अंदर? जनरली 2 ही ट्रांजेक्शन होती है, एक डिपॉजिट करते टाइम और एक विड्रॉ करते टाइम। बीच में कोई भी इसमें ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड नहीं होती।
चेक फैसिलिटीज में अवेलेबल नहीं है, चेक फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल, आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। और ये जनरली कौन करते हैं? हाउस होल्ड यानी कि हम लोग। इसके बाद देखते हैं सेविंग डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग सेविंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ। इसमें इन दोनों के फीचर्स होते हैं। दोनों के फीचर्स कौन से होते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो 2 से तो ज्यादा होती है, बट अनलिमिटेड भी नहीं होती, यानी यहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है। तो कहीं ना कहीं फीचर्स इन दोनों के मिलते हैं। चेक फैसिलिटीज में अवेलेबल होती है, करता कौन है? हाउस होल्ड करता है। अब एक पॉइंट और मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको, वो होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है? एफडी में हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलता है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मिलता है। इसके अंदर नॉट प्रोवाइडेड, आपको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा जाता। इनफैक्ट बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एफडी से कहीं ना कहीं कम होता है। एफडी से कहीं ना कहीं कम क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, एक तो वो ज्यादा होती है, दूसरी बात टाइम पीरियड भी कम होता है। तो आप जितने लंबे समय के लिए पैसा डिपॉजिट करते हो उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जैसे एफडी में होता है। तो होपफुली आपको ये 3 तरीके के डिपॉजिट समझ में आए होंगे, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन, वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। बैंक का दूसरा काम होता है लोन प्रोवाइड करना। अब वो लोन का पैसा कहां से आता है? भाई ये आया ना, ये जितने डिपॉजिट्स हमने बैंक में जमा करे हैं, बैंक क्या करता है? इन डिपॉजिट्स को ऐसे नहीं छोड़ता है। बैंक इनको या तो इन्वेस्ट कर देता है या फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब लोन्स भी 3 तरीके के हो सकते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन। तो सबसे पहले देखते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? द लोन गिवन अगेंस्ट करंट एसेट्स। सबसे मेन पॉइंट इसमें यही है कि देखो आपको पता है कोई भी आप लोन लो, आपको उसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो होती है करंट एसेट्स, जैसे आपके स्टॉक्स हो जाते हैं, शेयर्स हो जाते हैं, बॉन्ड्स हो जाते हैं। यानी इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी देखने को कम मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? करंट एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा इसकी जो खास फीचर है वो ये है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। समझना इस पॉइंट को कि सपोज मैंने लोन लिया तो मेरे लिए एक अकाउंट खोला जाएगा, सपोज दिस इज द अकाउंट खोला जाएगा और मेरे लोन लिया है 10 लाख रुपए का, तो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीस क्रेडिट कर दिए जाएंगे, यानी मुझे दे दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। अब जब मुझे 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं तो जनरल लोन पे क्या होता है कि आपने 10 लाख का लोन लिया, आपको इस पे ब्याज कटना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। बट यहां क्या है, सपोज मैंने 10 लाख में से अभी 5 लाख ही विड्रॉ करे हैं, यानी मैंने अभी 5 लाख विड्रॉ नहीं करे, यहां से सिर्फ 5 लाख विड्रॉ करे हैं। तो जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो सिर्फ उतने पैसे पे लगेगा जो मैंने विड्रॉ कर लिए हैं। जो बचा हुआ पैसा भी इसमें है उस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, यानी कि द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। ये भी इसका एक खास फीचर है जो आपको लिख के आना है। तो होपफुली आपको कैश क्रेडिट समझ में आया होगा। दूसरा लोन होता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स जनरली एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा सिचुएशन है और हमें देखने को नहीं मिलता। डिमांड लोन वो लोन्स होते हैं विच कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक ऑन डिमांड, यानी बैंक इनको जब चाहे डिमांड कर सकता है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, टाइम पीरियड नहीं होता है, बैंक जब चाहे इन्हें वापस से डिमांड कर सकता है। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जनरल वो लोन्स होते हैं जो हमें नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलते हैं। उसके अंदर ये सभी वो लोन्स हैं जो हमारे पर्सनल लोन्स में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी के बदले में मिलते हैं। वो सिक्योरिटीज बहुत सारे तरीके की हो सकती है, आपको पता ही है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स। अब इन दोनों में सर इंटरेस्ट के बारे में भी समझ लो। इंटरेस्ट इनमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना विड्रॉ करा, जितना आपने लोन लिया है उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा, यानी इसमें इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन फुल अमाउंट ऑफ लोन। ये पॉइंट भी आप लोग अपनी कॉपीज में जरूर लिख लेना, लिखो जल्दी से, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन फुल अमाउंट ऑफ लोन। तो होपफुली ये समझ में आया आपको, जल्दी से नोट डाउन करो। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंडरी फंक्शंस। अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। तो देयर आर 4 सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में हमें 4 फंक्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? अब देखो ओवरड्राफ्ट आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और आपको पता है ओवरड्राफ्ट होता क्या है। स्टिल एक करंट अकाउंट होल्डर के लिए ये चीज ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ किसको मिलती है? करंट अकाउंट होल्डर, जो कि मैंने अभी पढ़ा आपको, करंट अकाउंट यानी बिजनेसमैन को मिलेगा। एक करंट अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करता है। अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से क्या होता है, उसके प्रति बैंक का ट्रस्ट जागरूक हो जाता है। बैंक के लिए वो एक ट्रस्टेबल कस्टमर बन जाता है। तो उस कस्टमर के अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपीज है एट अ टाइम और उसको पेमेंट करना है 1,25,000 रुपीज का, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक को पता है कि
इसका पेमेंट रुकना नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी पेमेंट है और इसका पेमेंट वापस आ भी जाएगा, सुबह इसके अकाउंट में फिर पैसे आ जाएंगे। तो बैंक अपने बिहाफ पे इसका ये पूरा चेक पे कर देता है और इसके अकाउंट में जो बैलेंस रह जाता है वो रह जाता है -25,000। अब जब सुबह ये 1 लाख डिपॉजिट करेगा तो इसके अकाउंट में सिर्फ 75,000 आएंगे, 25 कट जाएंगे। तो इस फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। अब सर क्या ये ऐसा हो सकता है कि 1 लाख की जगह 10 लाख का पेमेंट दे दे? तो ऐसा नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट अलाउड होता है एक एग्रीड लिमिट तक, वो लिमिट बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है। इसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली टू रिस्पेक्टेड एंड रिलायबल कस्टमर्स, सिर्फ रिस्पेक्टेड और रिलायबल कस्टमर्स को दिया जाता है, ये कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो होपफुली आपको ये समझ में आया। दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो होता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है। तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको, या सपोज मुझे बिल मिला है, अब बिल का जो पेमेंट होना है वो 3 महीने बाद होना है, लेकिन मुझे पैसे की नीड आज है, तो मैं उस बिल को बैंक में लेके जा सकता हूं और बैंक से उसको डिस्काउंट करा सकता हूं। बैंक को चार्जेस लेगा और बिल का पेमेंट मुझे आज ही दे देगा और उसका 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जाके खुद पैसा कलेक्ट करने का, तो उससे मुझे पेमेंट ऑन द स्पॉट मिल जाता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ फैसिलिटी in which a holder of the bill can get the bill discounted with bank before maturity। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आ जाता है एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। सबसे पहले एजेंसी पढ़ते हैं। एजेंसी वर्ड में यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजेंट। बैंक अपने कस्टमर्स के लिए एज अ एजेंट काम करता है, यानी कि एक तरीके का एजेंट बन के काम करता है और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्या फंक्शंस? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हमारे बिहाफ पे बैंक फंड्स एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक से दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बहुत सारी चीजों की पेमेंट करता है, जैसे आपने क्लास 11 में BRS में पढ़ा था कि इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक ने, हमारा रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी पेमेंट्स एज वेल एज कलेक्शंस बैंक करता है। तीसरा, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज का सेल परचेज करवा देता है बैंक। और लास्ट में इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आपको रिगार्डिंग योर टैक्स, बैंक्स में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, तो अगर आप चाहो तो बैंक से आप इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। बैंक आपको समझा सकता है कि कैसे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो एज योर एजेंट। तो ये सब एजेंसी फंक्शंस में आ जाता है। इसके बाद जो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, जनरल यूटिलिटी का मतलब वही जनरल सेटिस्फैक्शन, जो आपको एक जनरल सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसमें क्या क्या आता है? लॉकर फैसिलिटी। आप अपने बैंक में एक लॉकर ले सकते हो, उस लॉकर में आप अपनी कोई भी ऐसी चीज रख सकते हो जो कि आपके लिए बहुत प्रीशियस है। इस लॉकर के बदले में बैंक रेंट चार्ज करता है, बहुत मिनिमम रेंट होता है, वो चार्ज करेगा और आपको एक लॉकर दे देगा। दूसरा, ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ चेक होता है। वो लोग जो कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि पॉकेट में से हमारे कैश निकल ना जाए, गिर ना जाए, काफी रिस्की होता है, तो वो लोग ट्रैवलर्स चेक लेके जा सकते हैं, बहुत सेफ रहता है। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी आपने क्लास 11th में एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा होगा। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है कि क्या सबूत है आपके पास कि आप पेमेंट दोगे। तो इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, बोलता है बैंक को कि आप मेरी गारंटी कर दो कि अगर मैंने जो माल इंपोर्ट करा है उस पर पैसा नहीं दिया तो आप मेरे बिहाफ पे कर दोगे। तो वो जो गारंटी का लेटर होता था उसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते थे। तो ये भी बैंक प्रोवाइड करता है और ये किस में आता है? जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो ये सभी फंक्शंस थे हमारा आज का टॉपिक। प्राइमरी फंक्शंस एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शंस हमने पढ़ लिए। आप लोग इनके नोट्स बना लेना। इन सभी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशंस आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको मिल जाएगी। मैंने जो मीनिंग बताया है बस यही इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। आप इजीली पढ़ सकते हो और कवर अप कर सकते हो। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और उसको समझने में टाइम लगता है। तो देखो मनी क्रिएशन का मतलब क्या है। देखो आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है। अब आज हम यही समझने वाले हैं कि बैंक्स किस तरीके से पैसा बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मनी क्रिएशन। तो हमने समझना है थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, यानी पैसा मेंटेन कर पाते हैं, विच इज इन फार एक्सेस, जो बहुत ज्यादा होता है, ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि जो आपने पैसा डिपॉजिट करा उससे ही बैंक बहुत सारा पैसा बना लेता है। अब क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस तो होंगे। तो एजम्पशन लिखोगे आप इसके अंदर दो, एग्जाम में लिख के आओगे। पहला एजम्पशन, एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज
बैंक, यानी पैसा जितना भी फ्लो कर रहा है सारा का सारा सिस्टम एक ही यूनिट से होता है और उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक। दूसरा, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स, यानी कि यहां पे कोई भी कैश में काम नहीं होगा, सारा बैंक से होगा, पैसा बैंक से ही कटेगा और बैंक में ही वापस आएगा। अब हम लोग समझते हैं, ये मैं बाद में कराऊंगा, हमें डायरेक्टली इधर आना है। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज किसी इंसान ने इनिशियल डिपॉजिट, आईडी लिखा है मैंने, इसका मतलब है इनिशियल डिपॉजिट, डिपॉजिट करे 1000 रुपए बैंक में। अब बैंक को क्या करना होता है, बैंक 1000 रुपए अपने पास रखता है, बट वो अपने पास बचा के नहीं रखता है, बैंक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, यानी पब्लिक को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। बट बैंक क्या ये सारा पैसा पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स दे सकता है? नहीं। बैंक को अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, उस रिजर्व को हम लोग बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगल रिजर्व रेशो। अब ये जो रेशो होता है ये कौन सेट करता है? इसको सेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो RBI हमें बताएगा कि कितना हमें पैसा सेव करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। अब मैंने अपने वाले एग्जांपल में एजम्पशन लिया हुआ है कि हमारा LRR कितना है, 20%, यानी मेरे पास जितना भी पैसा आएगा, सपोज मैं बैंक हूं तो मैं अपने पास 20% रखने वाला हूं और बाकी मैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स बांट दूंगा। अब 1000 मेरे पास डिपॉजिट आया, तो आप मुझे बताओ इस 1000 का 20% क्या 200 में अपने पास रिजर्व रख लूं, यानी 1000 में से 200 बचा के कितना लोन के फॉर्म में दे दूंगा, 800। मैंने 800 रुपए का लोन बांट दिया पब्लिक में। अब आप मुझे बताओ एजम्पशन क्या था कि पैसा जो भी आ जाएगा बैंक से जाएगा, बैंक ने लोन दिया तो वापस वो जिसको भी लोन दिया आया तो किसी ना किसी के बैंक में ही, वो वापस से बैंक में आ गया। तो यानी बैंक का पहले राउंड में फिर से कितना डिपॉजिट हो गया, 800। अब वो सारा का सारा अभी तो निकालेगा नहीं, निकालता रहेगा धीरे धीरे। बैंक के पास अभी डिपॉजिट कितना आ गया, 800 रुपए। अब बैंक इस 800 में से फिर से कितने रिजर्व मेंटेन करेगा, 20%, 160 के रिजर्व मेंटेन कर लेगा और कितना इन द फॉर्म ऑफ लोन बांट देगा, 640 लोन के फॉर्म में बांटेगा। तो फिर दिमाग लगाओ, वापस से घूम के पैसा कहां आएगा, बैंक में। ये फिर बैंक में आ गया। अब ये सर्कल, ये प्रोसेस चलता रहेगा इसी तरीके से। ये पैसा इधर इधर आ गया, इधर, फिर ये इधर आ गया, इधर, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप जब लास्ट में देखोगे तो टोटल डिपॉजिट्स जो कि 1000 से शुरू हुआ था वो कितना हो चुका है, 5000। ये 5000 हो गया। अब 5000 का 20% हमने कितना रिजर्व मेंटेन कर लिया होगा, 1000, और लोन की फॉर्म में कितना बांट दिया होगा, 4000। अब सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये टेबल कहां खत्म करनी है? जहां पे इनिशियल डिपॉजिट और टोटल रिजर्व इक्वल आ जाएंगे वहां ये टेबल खत्म हो जाएगी। इस टेबल से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने हैं। सबसे पहले, द टोटल डिपॉजिट्स बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। देखो टोटल डिपॉजिट जो है वो 5 गुना हो गए इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, जबकि टोटल डिपॉजिट कितने हो गए, 5000, तो 5 टाइम्स हो गए। इससे क्या पता चलता है, ये जो 5 टाइम्स है इट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इसी को हम लोग बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है वो देख लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट। कितना पैसा बैंक क्रिएट कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ रिजर्व्स। अब सर आप यहां तो चलो मैंने लिख दिया, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो आपको सिंपली दिमाग लगाना है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वो लिखा है मैंने, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशो। तो लीगल रिजर्व रेशो 20% था इस बार, तो 1 अपॉन 0.20 दैट इज 5 टाइम्स। तो आप एग्जाम में सीधा सीधा इसका 1000 का 5 टाइम्स यानी 5000 यहां लिखाओगे। सपोज ये LRR मेरा 10% होता तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता, 1 अपॉन 0.10, यानी कि इस बार जो आंसर आता वो आता 10 टाइम्स। तो मैं इसको यहां पे टोटल में 1000 का 10 गुना यानी यहां 10000 लिखता। 10000 का 10% यहां 1000 और यहां पे 9000 इन द फॉर्म ऑफ लोन्स लिख देता और ये टेबल पूरी हो जाती। एक पॉइंट और, द डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड। आप बताओ जल्दी से, टेबल कब खत्म होगा, कब एंड होगा? when the total reserves becomes equal to initial deposits। जब जो total reserves हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, इनिशियल डिपॉजिट्स के इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से 1000 रुपए जमा कर रहे थे और बैंक ने उसे घुमा घुमा के कितना पैसा बना लिया, 5000। देखा कितना समझदार है बैंक। इस तरीके से बैंक्स काम करते हैं और बहुत पैसा कमाते जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर
अगर इसने 800 के 800 निकाल लिए तो बैंक कैसे बांटेगा? तो देखो यार, ये बैंक का एजम्पशन होता है कि बैंक के पास सफिशिएंट पैसा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और बैंक का जो इनफ्लो है वो आता रहता है। अगर एक इंसान निकाल लेता है सारा, तो दूसरे का तो बहुत सारा पैसा डिपॉजिट हुआ है ना, उस डिपॉजिट को यूज कर लेंगे, तो ये पैसा घूमता रहता है, बैंक को कोई दिक्कत नहीं आती, और बैंक इस तरीके से पैसा बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं अगर समय बचता है तो एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, नहीं तो इसको आज यहीं खत्म करते हैं। करो नोट डाउन। हाँ तो भाई कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, पहले से कहता हूं मैं रोज कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, 1/LRR। अब इस पे बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो वो भी सीख लो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का मतलब कि लास्ट में वो कितना डिपॉजिट बनेगा। इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, शुरू में पैसा लगाया 1000, और LRR है कितना 12.5%, LRR 12.5% का है। तो सीधा सीधा कैसे सॉल्व करके आओगे एग्जामिनेशन में, मनी मल्टीप्लायर की फॉर्मूला लगाओगे 1/LRR, 1/0.125 कितना आ जाएगा 8 टाइम्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको 8 लिखाते हैं तो वहां नंबर कटेगा आधा, ध्यान रखना यूनिट बहुत जरूरी है। इसको लिख के आओगे 8 टाइम्स। उसके बाद ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो जल्दी से, क्या है फॉर्मूला, इसको आप फुल फॉर्म में लिख के आना। टोटल डिपॉजिट कैसे निकलेगा, मैंने बताया था इनिशियल डिपॉजिट जितना शुरू में लगाया उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना टाइम पैसा जनरेट होगा, तो इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। अब आपको पता है शुरू में जमा करे थे 1000, मल्टीप्लायर बता रहा है कि कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना, 8 टाइम्स। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8000 आंसर। अब यहां छोड़ा है तो यहां भी नंबर कटेगा, मैंने इसलिए नहीं लिखा। क्या लिखोगे यहां पे 8000 करोड़, ये आपका पूरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। एक इसी तरीके का छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये थोड़ा सा घुमाया है, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करना भाई, सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, खुद सॉल्व करो। इफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 12000, देखो ध्यान दो, इधर इनिशियल डिपॉजिट गिवन था लेकिन यहां टोटल डिपॉजिट गिवन है भाई, नीचे वाला लास्ट। टोटल डिपॉजिट इज 12000 करोड़, LRR इज 25%, कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट। शुरू में कितना पैसा लगाया होगा वो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो फिर से कहां से शुरू करेंगे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में लिखो तो उसको बॉक्स में कर दो, प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, अच्छा लगता है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, तो 1/0.25 कितना आ गया 4 टाइम्स। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूं 4 टाइम्स आ गया। अब हमें फॉर्मूला फिर से यही लगाना है, टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। सीधा सीधा इस बार टोटल डिपॉजिट पता था 12000 इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इनिशियल डिपॉजिट कितना आया 12000/4, दैट इज 3000 करोड़। आंसर को भी बॉक्स में कराना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो होपफुली तुम लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मल्टीप्लायर का। सबसे पहले समझते हैं द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, इट इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, इससे ऊपर कोई और बॉडी नहीं होगी एक कंट्री में। एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल, यानी कि उस चीज पे कंट्रोल रखेगा, ऑपरेट चलाने वाला, रेगुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाला, एंड डायरेक्ट गाइड करने वाला, किसको, द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी कि एक ऐसी बॉडी है ये जो किसी भी कंट्री के सारे बैंक्स को, बैंकिंग को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या क्या करने वाला है, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट। यही डेफिनेशन आपने लिख के आनी है। ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी भी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज है, हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। उनका सबका अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। आपको पता ही है इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूके में बोला जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और यूएसए में बोला जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप एग्जाम में लिख के आओगे। अब ये सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ध्यान दो, कितने फंक्शंस, 5 फंक्शंस। अभी इन पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, पहले नोट्स बना लो। नंबर 1 करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी आप समझते ही हो, करेंसी इशू करना। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों के लिए कमर्शियल बैंक वैसे गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक। बैंकर्स बैंक, सभी बैंक्स का बैंक ही होता है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100%। ऐसा हो सकता है कि मैं 1 2 3 4 ही आपको यहाँ पे फंक्शन समझाऊं, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं वो सब किसकी कस्टडी में रहते हैं,
सेंट्रल बैंक की। जल्दी से आप इसको नोट करो, नोट्स बनाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब वन बाय वन डिटेल में सभी फंक्शंस को समझते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन हमें समझना है वो है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी एग्जाम में बैंक ऑफ इशू के नाम से भी आ जाता है। अब गाइज मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं जो आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे, आपको बुक से इसकी रीडिंग जरूर करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं करेंसी अथॉरिटी। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी, सोल यानी सिंगल, सोल प्रोप्राइटर पढ़ा है आपने 11th में, वैसे ही यहाँ पे सोल अथॉरिटी यानी सिंगल अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक को फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। यानी किसी भी कंट्री में करेंसी कौन इशू करने वाला है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक। लेकिन ये कंडीशनल है, यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। इन इंडिया आरबीआई इशूज करेंसी, आरबीआई करेंसी इशू करता है, लेकिन कुछ चीजें छोड़ के। क्या छोड़ के? 1 रुपी नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं ये आरबीआई इशू नहीं करता। ये कौन इशू करता है? जल्दी से नोट डाउन करो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए के नोट और सारे कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। इसके बाद ये सब सिंगल सिस्टम रखने के क्या एडवांटेज होते हैं ये भी आप एग्जाम में लिख के आओगे। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना रहता है, पता रहता है कि हाँ एक ही जगह से नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। सरकार को, आरबीआई को खबर रहती है कि कितने नोट्स गए हैं और कितने हमें और रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ, पूरे सिस्टम में जनता का विश्वास बना रहता है कि कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही, क्योंकि एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में सारा काम हो रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा काम हो रहा है। इसके बाद इट गिव्स सेंट्रल बैंक द पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, इसकी मदद से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। इसको हम लोग डिटेल में अभी कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वाले टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये 3 एडवांटेज लिखोगे और ये पूरा लिख के आ जाओगे फंक्शन। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट में क्या होता है? जिस तरीके से हम लोगों के लिए नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए जो बैंकर है वो कौन होता है? सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर, सबसे पहले ये काम करता है एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। यानी सरकार के लिए बैंकर भी यही है, एजेंट भी यही है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी यही है। अब देखते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इट एडवाइजेस गवर्नमेंट, सरकार को एडवाइज करता है ऑन वेरियस मॉनेटरी मैटर्स, अलग अलग मनी के रिलेटेड या इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा मनी से संबंधित मैटर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट किसकी एडवाइस लेती है? सेंट्रल बैंक की। एज एन एजेंट, एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट, जितना भी पब्लिक डेट है यानी जनता का जितना भी कर्ज है या जितना भी पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हुआ हुआ है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने की किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की होती है एज अ गवर्नमेंट एजेंट। उसके बाद एज अ बैंकर, बैंकर के तौर पे गवर्नमेंट का एक करंट अकाउंट मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्स अ करंट अकाउंट, यानी गवर्नमेंट के जितने भी डीलिंग्स होंगी वो सब इसी अकाउंट से होंगी। ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर डन थ्रू दिस अकाउंट, सभी की सभी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स इसी अकाउंट से होने वाली है। एंड इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। सरकार को अगर लोन्स की जरूरत है तो वो भी कहां से मिलने वाले हैं? सेंट्रल बैंक से मिलने वाले हैं। तो लगभग उसी तरीके से जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक होता है, गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक होता है। इसको आप लिख के आओगे बैंकर टू द गवर्नमेंट। जल्दी से 2 फीचर्स को, 2 फंक्शंस को नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले 2 फंक्शंस की तरफ। अब समझते हैं 2 अगले फंक्शन। तो सबसे पहला जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी इसमें भी एक में 2 चीजें छुपी हैं, एक तो बैंकर्स बैंक और एक सुपरवाइजर। तो हम लोग देखते हैं इसमें लिखना क्या है। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स, यानी वही कानूनी तौर पे, रूल्स के तौर पे उसको रेगुलेट करके चलता है। एंड सुपरवाइजेस ऑल द कमर्शियल बैंक, सुपरवाइज यानी नजर रखता है, क्योंकि एक कंट्री में देयर आर न्यूमरस कमर्शियल बैंक्स, एक कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, उनके ऊपर अगर नजर ना रखी जाए तो हो सकता है कि वो ठीक से काम ना करे। तो एक सुपरवाइजर की नीड होती है। तो सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए सुपरवाइजर कौन है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज द कमर्शियल बैंक्स मेंटेन्स विद पब्लिक, यानी कि जो संबंध कमर्शियल बैंक का
पब्लिक के साथ होता है, वही संबंध सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। इसके बाद एज अ बैंकर के तौर पे ये 3 कैपेसिटीज में काम करता है। नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, जितने भी कैश रिजर्व्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, यानी कि अगर हमें पैसा डिपॉजिट करना है, हमें रिजर्व रखना है, तो हम लोग कहाँ रखते हैं? कमर्शियल बैंक्स में। इसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स हैं तो वो कहाँ रखे जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास। इसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, कई बार कमर्शियल बैंक्स को बहुत सारे पैसा या बहुत सारे ये कह लो कि रूल्स और रेगुलेशंस पूरे करने होते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस पूरे करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ अपने पास पैसे का एक स्टॉक रखना होता है। अब कई बार उनके पास वो स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाता या वो रूल्स और रेगुलेशन वो पूरे नहीं कर पाते, तो इन दैट केस उन्हें फाइनेंस की नीड होती है। अब वो कोशिश करते हैं कि पहले हम पैसा किसी और कमर्शियल बैंक से अरेंज करें या पब्लिक से अरेंज करें। टू द लास्ट एक्सटेंट अगर कहीं से भी पैसा उनको अरेंज नहीं हो रहा, तो फिर उनके पास एक लास्ट उम्मीद, आखिरी उम्मीद कौन होता है? सेंट्रल बैंक। तो वहां पे सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जिनकी कोई लास्ट में उम्मीद नहीं बचती, तो वहां कौन मदद करने वाला है? सेंट्रल बैंक। इसके बाद एज अ क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि पेमेंट्स करने में मदद करता है वो किसकी? कमर्शियल बैंक्स की। उनकी जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट्स होती हैं वो सब क्लियर करवाता है, बेसिक सा फंक्शन है। इसके बाद एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर तो बहुत सिंपल है, सुपरविजन रखना, नजर बना के रखना, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करवाना। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स कमर्शियल बैंक्स। तो आई होप आपको ये वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। नंबर 4 इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? कस्टडी में रखना। कस्टडी का मतलब अपने पास संभाल के रखना। तो किस चीज की कस्टडी है इसके पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। हमारे कंट्री का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, देखो एक कंट्री उसकी जो पोजीशन है वो तब स्ट्रांग मानी जाती है जब उसके पास जितना ज्यादा एक्सचेंज होता है। तो अगर इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता चला जाएगा तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होती चली जाएगी। ये चीज मैं फर्दर अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो अभी फिलहाल ये समझ लो कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं वो किसकी कस्टडी में होते हैं? हमारे सेंट्रल बैंक के, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज गोल्ड। एक तो हमारा गोल्ड, जितना भी हमारा सोना है वो, एज वेल एज द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सभी रूल्स के अकॉर्डिंगली ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रूटेड थ्रू आरबीआई। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होगी वो सब रूट करेंगी कहां से? आरबीआई से। तो होपफुली आपको ये 4 फंक्शन समझ में आ गए होंगे। 5वां फंक्शन जो है हमारा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। तो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से इस फंक्शन का एग्जिस्टेंस हुआ। ये फंक्शन इसीलिए एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब फ्लक्चुएशंस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग यहां बात कर रहे हैं बेटा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। अब आप इस चीज को ध्यान से समझना कि इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई कब होती है? महंगाई तब होती है जब लोग चीजों की डिमांड कर रहे होते हैं। आप समझो कि अगर आप कोई चीज मार्केट में ज्यादा मांग करते हो किसी चीज की, तो वो महंगी हो जाती है। अब वो महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि उस केस में पब्लिक के पास पैसा है। पब्लिक के पास पैसा है तभी तो पब्लिक उस चीज की डिमांड कर रही है। अगर हम लोग उस पैसे की सप्लाई को कम कर दें तो डिमांड कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी उस चीज की, और अगर डिमांड कम हो गई तो अपने आप ही वो सस्ता होता चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार कोशिश करती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, कि हम मनी सप्लाई को किस तरीके से रोकें। और डिफ्लेशन के टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं टू इंक्रीज मनी सप्लाई। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि डिफ्लेशन ये होता है कि सारी चीजें सस्ती हैं। सस्ती क्यों है? क्योंकि उस चीज की डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो डिमांड जनरेट करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है, लोगों तक पैसा पहुंचाया जाता है, उससे डिमांड बढ़ती है और वो डिफ्लेशन का सिचुएशन अपने आप खत्म होता चला जाता है। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए कैसे गवर्नमेंट यूज करती है? बहुत सारी चीजें हैं जो आरबीआई यूज करता है। तो फॉर दिस पर्पस आरबीआई मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं।
तो इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज करता है वो होता है रेपो रेट। आपने सुना भी होगा, आजकल रेपो रेट बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो रेपो रेट क्या होता है? देखो, रेपो रेट वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक जब पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को, अगर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा दिया, लोन दिया, उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिस रेट पे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब आप समझो, अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी महंगा करेगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, तो क्या कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी उसी तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को महंगे में लोन देता है, उसी तरीके से फिर कमर्शियल बैंक जनता को भी लोन किस में देती है? महंगे में देती है। तो इसका मतलब इनके लेंडिंग रेट्स तब बढ़ते हैं जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। अब अगर रेपो रेट बढ़ गया तो अपने आप लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा, लेंडिंग रेट बढ़ गया तो जनता वहां पे लोन लेगी नहीं क्योंकि महंगा मिल रहा है। अब अगर महंगा मिल रहा है तो अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इस केस में अगर आपको पैसे को इकोनॉमी में जाने से रोकना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो आपको रेपो रेट इंक्रीज करना है। अगर हम रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो इनको लोन महंगा मिलेगा, इनको लोन महंगा मिलेगा तो अपने आप ये पब्लिक को लोन महंगा देंगे, तो जनता लोन लेगी नहीं, मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और इन्फ्लेशन का सिचुएशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमें इन्फ्लेशन से लिंक नहीं करना है, हमें यहां पे क्या करना है? सिर्फ कंट्रोलर को पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। अब सर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है वो आता है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट एक ही बात है, सेम है। अब अगर सेम है तो 2 पॉइंट क्यों बनाए? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, टर्म का, टाइम पीरियड का। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होगा और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, या मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बोल सकते हो। इसका मतलब अगर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है, छोटे समय के लिए ले रही है, तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रेपो रेट के अकॉर्डिंगली होगा। और अगर वो ज्यादा समय के लिए लोन ले रहे हैं तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बैंक रेट के हिसाब से होगा। क्राइटेरिया यहां पे भी सेम है। अब क्या होने वाला है? अगर ये चाहता है आरबीआई की मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए तो वो बैंक रेट को बढ़ा देंगे, बैंक रेट बढ़ जाएगा तो इन्हें लोन फिर महंगा मिलेगा, इन्हें लोन महंगा मिलेगा तो ये जनता को महंगा देंगे, पब्लिक को महंगा देंगे, तो इन दैट केस फिर जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल तो चला जाएगा और उस सिचुएशन में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर हमें इसका जस्ट रिवर्स करना हो, मनी सप्लाई बढ़ाना हो, तो इन दोनों को हम लोग कम करते चले जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो अगला इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल या परचेज करता है एज पर सिचुएशन। अब हम समझते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, इकोनॉमी में सपोज हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जनता में से पैसा और जाने नहीं देना। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास सपोज ये सिक्योरिटी है और आपके पास पैसा है, इन दैट केस मैं इस सिक्योरिटी से कुछ नहीं खरीद सकता, ये सिर्फ सिक्योरिटी है और आप उस पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हो। तो यानी आपके पास पैसे की लिक्विडिटी है, आपके पास पैसा है। अब मैं ये चाहता हूं कि आपके पास लिक्विडिटी ना रहे, आपके पास मनी सप्लाई ना हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस सिक्योरिटी को आपको सेल कर दूंगा। अगर मैंने ये सिक्योरिटी आपको सेल कर दी तो सोचो आपके पास से जो लिक्विडिटी थी, जो पैसा था, वो सारा पैसा मेरे पास आ गया। यानी अब आप उस सिक्योरिटी का कुछ नहीं कर सकते और मैं इस पैसे को जैसे मर्जी यूज कर सकता हूं। तो पब्लिक में से मैंने मनी सप्लाई कंट्रोल कर लिया। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटीज की सेल करता है। और अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है, मुझे मनी सप्लाई पैसा बढ़ाना है, तो मैं आपसे वो सिक्योरिटी खरीद लूंगा। अगर मैं आपसे वो सिक्योरिटी खरीदूंगा तो आपने मुझे सिक्योरिटी दे दी, पैसा आपके पास पहुंच गया, अपने आप मनी सप्लाई बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? तो मनी सप्लाई बढ़ाना है तो आरबीआई बाय कर लेता है, और अगर मनी सप्लाई कम करना है तो सेल कर देता है। इस चीज को आप लिख लेना प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है सीआरआर जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और एक होता है एसएलआर जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ये दोनों ही रेशियो क्या होते हैं? आरबीआई इंपोज करता है किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक्स के ऊपर।
आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आपके पास जितना भी पैसा आया, हमने मल्टीप्लायर में पढ़ा था कि जितना भी पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बैंक उसको इन द फॉर्म ऑफ लोन बांट देता है। अब आरबीआई क्या बोलता है कि आप सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं बांट सकते, आपको कुछ ना कुछ रिजर्व की फॉर्म में पैसा रखना होगा, जिसको वहां भी एलआरआर मैंने पढ़ाया था। तो वो जो रिजर्व मेंटेन करने होते हैं उसके अंदर दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं। एक वो रिजर्व्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं, और एक वो रिजर्व्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने होते हैं। अब आप समझो कि सपोज कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया और आरबीआई ने उनको बोला कि आप अपने पास इसका 10% मेंटेन करो। तो इसका 10% मेंटेन करेंगे तो वो 10 रुपए अपने पास मेंटेन कर लेंगे। अब ये जो 10% है इसी को हम लोग बोलते हैं एसएलआर, कि कितना परसेंट बैंक अपने पास मेंटेन करेगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, एसएलआर। अभी इतना नहीं हुआ, आरबीआई ने बोला आपको कुछ परसेंट हमारे पास भी रखना होगा। अब कुछ परसेंट जो आरबीआई के पास रखना होगा, सपोज वो 5% है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। तो ये जो 5 रुपए 5% आरबीआई के पास रखा, उसको क्या बोलूंगा मैं, सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। अब देखो पब्लिक के पास कितना जा सकता है, 100 में से 15 तो मेंटेन हो गया, पब्लिक को मिलेगा ये 85। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, यानी जनता में पैसा कम जाने देना या नहीं जाने देना, देखो 85 जा रहा है, अगर मैं इन दोनों को बढ़ा दूं, आरबीआई बोले कि 25% होने वाले हैं दोनों, तो फिर इन दैट केस इस 100 में से अब 10 नहीं 25 रखने पड़ेंगे इधर और 25 रखने पड़ेंगे इधर। तो पब्लिक में अब 100 में से 50 तो रिजर्व हो गया, कितना जाएगा, सिर्फ 50। तो देखो मनी सप्लाई कितना कंट्रोल हुआ, 35 रुपीज यहां बच गए। अब ये रुपीज है, करोड़ों में काम चलता है, तो सोचो कितना ज्यादा मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा सिर्फ इन दोनों को बढ़ाने से। और अगर मनी सप्लाई हमें उस केस में बढ़ाना है तो इन दोनों को कम कर दो, कम कर देंगे तो पैसा कितना ज्यादा पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। लास्ट होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नाउ व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को समझो। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वो परसेंटेज होता है जो बैंक रखता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। कैसे, जैसे समझो, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट लोन। मतलब सपोज आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गए और बैंक ने कहा 100 रुपए की सिक्योरिटी लेके आओ। अब आप 100 की सिक्योरिटी लेके आए हो और मार्जिन है सपोज 30%, मार्जिन 30% है। अगर मार्जिन 30% है तो 30% का मार्जिन आपको लोन कितना मिलेगा, 70%। यानी कि उस 100 रुपए की सिक्योरिटी के बदले में आपको 70 रुपए का लोन मिल जाएगा, 70 रुपीज का लोन मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर सपोज आपको मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, यानी आपने पब्लिक में पैसा नहीं जाने देना। अगर पब्लिक में पैसा नहीं जाने देना तो आप क्या करने वाले हो, आप इस मार्जिन को बढ़ा दोगे। सपोज मैं मार्जिन को 50% कर देता हूं, तो यहां आप 30 की जगह 50% हम अपने पास रखेंगे। मतलब अगर आपको 50 का लोन लेना है तो आपको 100 की सिक्योरिटी लानी पड़ेगी, इस बार 50 का ही लोन मिलेगा। तो मार्जिन बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? जब इतना ज्यादा मार्जिन हो जाएगा, पहले आपको 70 का लोन लेने के लिए 100 की सिक्योरिटी चाहिए थी, अब आपको 50 का लोन लेने के लिए 100 की सिक्योरिटी चाहिए। तो भाई इतनी सिक्योरिटी कोई कहां से लाएगा? तो अपने आप ही लोन जनता लेगी नहीं। जब जनता लोन नहीं लेगी तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, और अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो मार्जिन को कम कर दिया जाता है। तो होपफुली आपको ये सारे के सारे चीजें समझ में आ गई होंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही समझ गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बैंकिंग हमारा खत्म हो गया। एक छोटा सा और डिफरेंस होगा आपकी बुक में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का, उसको देख लेना, रीड कर लेना। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, एक मीनिंग लिखना है, पब्लिक के साथ डीलिंग कौन करता है लिखना है। जैसे पब्लिक के साथ डीलिंग कौन करता है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं करता है। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक एक ही होता है। इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप वहां से इजीली कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा।